आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण के जो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ाना रह गया था, उसे मैं आज बताने वाला हूँ। इसके पहले यदि आपने स्वर संधि नहीं देखा होगा तो जाकर देख सकते हैं। स्वर संधि में वैसे शॉर्टकट में स्वर संधि फिर से बतला देना चाहता हूँ कि स्वर संधि का मतलब बतलाए थे कि जिस संधि में स्वर वर्णों का मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि बतलाए थे कि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के? 5 प्रकार के बताए हुए थे। तो स्वर संधि में जैसे पहला बताए हुए थे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि में ये समझना है कि समान वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है या इसके दीर्घ रूप को ही दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यानी समान वर्ण का मतलब हो गया अ, और अ के बाद दोनों के मेल से आ बनता है, या आ और अ के मेल से आ बनेगा। इसके अलावा ई और दीर्घ ई के मेल से दीर्घ ई बना। उ प्लस उ के मेल से दीर्घ उ बना। तो कहने का सेंस है कि दीर्घ स्वर संधि में समान वर्णों का मेल होता है और उसमें हमेशा दीर्घ स्वर बनता है, इसीलिए इसका नाम दीर्घ स्वर संधि है। इसलिए इसका नाम दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। इसका उदाहरण के तौर पर जैसे कई उदाहरण दिए थे, जैसे हो गया कालजोर, अंतर। तो इसमें और इसमें भी अ के मेल होकर आ स्वर्ण बना, तो और आ के मेल से आ बना और यहाँ कालांतर संधि हो जाता है। दीर्घ स्वर संधि के बाद आप देखेंगे, दीर्घ स्वर संधि के बाद गुण स्वर संधि बताए हुए थे। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि में ये है, इसमें भी अ और आ के बाद की बात की गई है कि अ के बाद अगर ई रहे तो अ और ई मिलकर ए हो जाता है, और अ के बाद उ रहने पर ओ हो जाता है, और अ के और री के बाद यानी अ के बाद री दोनों के मेल से अर शब्द बनता है, यानी अर स्वर वर्ण बनता है। और री इस दोनों स्वर वर्ण के मेल से ये अर बनेगा, तो इसे गुण स्वर संधि कहा जाता है। जैसे इसका उदाहरण है राकाजोरिस, तो राकाजोरिस तो राकेश, ठीक। महाजोरिसी तो महर्षि। चूंकि ऊपर वाले में देखिए आ और ई के मेल से ये हो गया है, ठीक ठीक। यहाँ भी आ और री के बाद और हो जाएगा, और हो जाएगा महर्षि। तो ये गुण स्वर संधि। तीसरा वृद्धि स्वर संधि है, और इसमें भी और आ के बाद बात की गई है स्वर संधि। इसमें भी है अ के बाद ओ रहे, तो इसका बड़का भैया औ हो जाएगा। अ के बाद ए रहे तो ऐ हो जाता है। और इस बात को ध्यान में रखकर आप वृद्धि स्वर संधि बना और समझ सकते हैं। इसका उदाहरण के तौर पर देखा जाए, जैसे हो गया सदा जोर एव, सदा जोर एव, तो आ के बाद ए है तो इसका ऐ हो जाएगा और हो जाएगा सदैव, ठीक। इसी प्रकार एक और एक मिलकर यहाँ एक कैक जैसे शब्द बन गया, और वन जोर औषधि, और ये दोनों मिलकर वनौषधि, वनौषधि शब्द बनता है। तो ये वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि, इस तीनों में
और आ के बाद वाले संधि होता है। अब जो है सीखने वाले हैं उल्टा। उल्टा का कहने का मतलब है यन संधि, और यन संधि में यन संधि या यन स्वर संधि दोनों बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यन संधि में ये आप सीखेंगे कि यन संधि में होता क्या है कि संधि वाले शब्द में व्यंजन का सनिग्ध होता है, और यन संधि में ये लिखा जाता है, यन संधि में कितने अक्षर है? 2 है, य है और न है। यानी इसमें 2 ही बात है। एक बात क्या है कि ई के बाद, किसके बाद? ई के बाद कोई भिन्न स्वर रहे। ई के बाद कोई भिन्न स्वर हो, जैसे मान लिया जाए आए हो, तो ई और ई के बाद है इसलिए यहाँ य बना, और आकार के चलते यहाँ आकार। क्या नियम है? ई के बाद, ई या दीर्घ ई के बाद मान लिया जाए ऊ रहे, तो ई का क्या बनेगा? य, और इसमें उकार के कारण इसमें उकार हो जाता है। तो यन संधि में 2 बात बतलाए थे कि ई के बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो य हो जाएगा, और ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर रहे, ऊ के बाद मान लिया जाए आ रहे, तो ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो बदले में वह बनता है, और आकार के चलते यहाँ आकार लग गया। और ऊ के बाद मान लिया जाए री रहे, तो ऊ का तो वह बनेगा ही, री कार के कारण यहाँ री कार लग गया। तो ये चीज़ समझने की चीज़ है। तो यन संधि है। यन संधि के उदाहरण में जैसे देख लीजिए, इसका जैसे होता है परिजोर आवरण, परिजोर आवरण। तो इसमें ई कार है र में, र को आधा कर देगा और यहाँ हो जाएगा पर्यावरण। ई के बाद अ है, इसलिए यहाँ हो गया य पर्यावरण। ऐसे और भी देखिए, जैसे उदाहरण हो गया प्रतिजोर एक, तो हो जाएगा यहाँ प्रतीक। और यहाँ ध्यान दीजिए कि जिसमें भी ई और ऊ लगा रहता है उसे संयुक्त रूप में कर दिया जाता है, यानी आधा कर दिया जाता है। जैसे ऊ वाला भी उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। जैसे हो गया अनुजोर एशन, तो हो जाएगा अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण हो गया। तो ऊ के बाद और रहे तो वह हो, और ऊ यन संधि के बाद अयादि संधि समझेंगे। अयादि स्वर संधि या अयादि संधि, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में भी आसान है, इसे आप समझेंगे। अयादि स्वर संधि देख लीजिए, जैसे अयादि स्वर संधि में बताए हुए थे, इसमें भी उल्टा है कि ए के बाद या ओ के बाद, यहाँ पहले ओ देख लीजिए, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर रहे, जैसे और है, ऊ के बाद अ, तो ओ का औ हो जाता है, और ओ के बाद औ के बाद, इसके बाद औ के बाद अ रहे तो औ का आव हो जाता है। ए के बाद अ रहे तो इसका ऐ हो जाता है। ऐ के बाद अ रहे तो आई हो जाता है। यानी इसमें भी 2 चीज़ है, एक ओ, एक ओ औ, और एक है ए ऐ, 2 बातें हैं। तो ओ के बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो औ, और औ के बाद रहे तो आव हो जाता है। ए के बाद अ रहे तो ऐ, और ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर रहे, जैसे आ रहे, अ रहे, तो हो जाता है आई। इसका उदाहरण जैसे देख लीजिए, इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे हो गया पो जोर अन, पो जोर अन। इसमें किसका किसका मेल हो रहा है? ओ और अ के। तो यहाँ पर बनेगा व, क्या बनेगा? तो यहाँ पर औ बनने के कारण हो गया पवन। जैसे और भी देखिए, जैसे उदाहरण पौ जोर अख, पौ जोर अख। तो इसमें क्या देख पा रहे हैं? औ के बाद अ है, इसलिए यहाँ आ जाएगा आओ, और आओ के कारण यहाँ शब्द बन जाएगा आवक। नायक में बतलाए थे नए जोर अख, ये चीज़ यहाँ देखें। धावक देख लीजिए, जैसे हो गया धाव जोर, धावक का संधि विच्छेद करना हो तो हो जाएगा धाव जोर अख। और ये हो गया ओ और औ वाले, ए और ए वाले देखिए, जैसे हो गया नायक, तो नए जोर अख, तो नया शब्द बन गया नायक। गए जोर अख,
तो हो गया गायक। और एक हो गया ने जोरक, तो ने जोरन यानी नयन। से जोरन तो शयन, से जोर अन तो शयन। तो आप स्वर संधि में ये पांचों देख लिया, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यन, अयादि स्वर संधि। इसके बाद आपको व्यंजन संधि बतला रहे हैं, फिर विसर्ग संधि। अगला आप सीखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का सिंपल मतलब है व्यंजन वर्णों के मेल वाला संधि। व्यंजन वर्णों के मेल वाले संधि को व्यंजन संधि कहते हैं, और समझना चाहिए। व्यंजन संधि में भी कई रूल होते हैं, नियम होते हैं। तो व्यंजन संधि समझने के लिए हम लोग नियम से देखें। जैसे हो गया नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, नियम 1, इसमें नियम ये है कि यदि क, च, ट, त या प यानी प्रत्येक वर्ग के पहला वर्ण, क, च, ट, त, प, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इस प्रत्येक वर्ग के पहला वर्ण के बाद क्या आवे, तो कोई स्वर रहे, कोई स्वर्ण वर्ण आए, या वर्ग के तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, वर्ण या य, र, ल, व, हो, तो क, च, ट, प के जगह पर क, च, ट, त, प के स्थान पर उस वर्ग के तृतीय वर्ण बनता है। यह रूल नंबर पहला है, जो आपको व्यंजन संधि को समझाने में सहायक सिद्ध होंगे। तो क, च, ट नियम क्या है कि यदि क, च, ट, त, प के बाद कोई स्वर वर्ण आए या वर्ग के तृतीय या चतुर्थ वर्ण या य, र, ल, व हो, तो क, च, ट, त, प के स्थान पर उस वर्ग के तृतीय वर्ण बनता है। जैसे देख लिया जाए, जैसे हो गया दिक्जोर, दिक्जोर अंबर, दिक्जोर अंबर। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि क के बाद कोई भिन्न स्वर यानी अ आया, तो दिक क के जगह पर ग आ जाएगा, यानी उस वर्ग का तृतीय वर्ण आएगा। कौन सा वर्ण? तृतीय वर्ण बनता है, तो इसका हो जाएगा दिगंबर, दिगंबर। ऐसे दिगंबर के बाद जैसे और देख लीजिए, जैसे हो गया दिक्जोर, दिक्जोर भ्रम, दिक्जोर भ्रम, तो दिक के जगह पर क्या आ जाएगा? ग, आधा ग, दिग भ्रम। ऐसे और भी उदाहरण है, जैसे सटजोर टया, सटजोर दर्शन, सटजोर दर्शन, तो हो जाएगा षड दर्शन, षड दर्शन, षड दर्शन। तो ये रहा आपका नियम पहला। व्यंजन संधि के पहला नियम में ये है। दूसरा नियम भी सेम ऐसा ही है। इसमें होता ये है कि क, च, ट, त, प के बाद ही बात किए हैं, म या न रहे तो उस वर्ग के पंचम वर्ग बन जाता है। जैसे पहले नियम लिख दे कि यदि क, च, ट, त, प के बाद म या न आए तो इसके स्थान पर, इसके स्थान का मतलब क, च, ट, प के स्थान पर इस वर्ग के या प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण बनता है। कौन सा वर्ण बनता है?
पंचम वर्ण बनता है। इस चीज़ को आप लिख सकते हैं, पंचम वर्ण बनता है। जैसे इसका उदाहरण है, जैसे देख लीजिए, जैसे इसका उदाहरण है उत्जोर नति, उत्जोर नति, तो क्या हो जाएगा, उत्जोर नति, तो हो गया उन्नति। तो के बाद नौ है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, उन्नति। और भी जैसे है, उन्नति हो गया। तो ये रहा आपका नियम 2 में कि इसमें भी है क च ट त प के बाद म या न आए तो इसके स्थान पर इस वर्ग के पंचम वर्ण बनता है। जैसे हो गया उन्नति, उत्जोर नति। और भी है जैसे वांग्मय, यानी वाक जोर मय, वाक जोर मय, इसमें भी वही रूल है, यानी क के बाद माया है तो क किस में बदल जाएगा, तो इस वर्ग के पंचम वर्ण। तो क का पंचम वर्ण क्या है, अंग है, यानी ङ है, तो हो जाएगा वांगमय, वांगमय, ये शब्द हो गया। और भी जैसे उदाहरण है, जैसे हो गया जगत जोर नाथ, जगत जोर नाथ, तो इसमें आप देख रहे हैं तो के बाद नया है तो ये तो नौ में बदल जाएगा। जैसे हो गया जगन्नाथ। तो ये रहा नियम 2। नियम 3 भी लिख लें, ये नियम आपका 2 रहा व्यंजन वर्ण को समझने के लिए। अब नियम 3 लिखा दे रहे हैं। नियम 3 में लिख ले कि यदि तो या तो द के बाद, तो द के बाद, तो या द के बाद, तो नियम 3 में लिखिएगा कि यदि तो द के बाद, तो द के बाद च तलाबी स या ल आए, ल आए तो द का, तो और द का च स एवं ल क्रमशः हो जाता है, हो जाता है। ये नियम नंबर 3 में है। जैसे इसका उदाहरण देख लिया जाए, जैसे हो गया नी, सॉरी, जैसे उसका इसका उदाहरण है उत्जोर, उत्जोर चारण, उत्जोर चारण, तो त के बाद च है, तकार चकार में बदल जाएगा। यही सीखिएगा कि तकार के बाद चकार रहे तो तकार का चकार में परिवर्तन हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा उच्चारण। इसका एक और उदाहरण है, जैसे उत्जोर ज्वल, तो यहाँ भी यह रूल काम कर रहा है कि तकार के बाद चौथा ज वाला जो भी हो तो ये तो उसी चीज़ में बदल जाता है। ज है तो ज में बदल गया तो हो गया उज्ज्वल। तो आप कभी भी उज्ज्वल को संधि विच्छेद कीजिए तो उज्ज्वल ज्वल में करना होगा। उज्ज्वल के बाद उल्लेख लीजिए, जैसे उत्जोर लेख, उत्जोर लेख, तो इसका हो जा रहा है उल्लेख, उल्लेख। जैसे और हो गया उत्जोर श्रेष्ठ, तो इसका हो जाएगा सौ रहे तो 100 का 6 हो जाता है, 100 का क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा उच्छिष्ट, उच्छिष्ट, ऐसे हो जाए। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट। इसके बाद नीरस, यानी नी जोड़ रस, तो दोनों के मिलने से नीरस हो जाएगा, दीर्घिकार वाला। और भी उदाहरण देखिए, जैसे वयोवृद्ध, वयः जोड़ वृद्ध, तो हो जाता है वयोवृद्ध। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि विसर्ग के बाद विसर्ग का ओ हो जाता है। यशोदा में भी होगा ऐसा ही,
यशोदा। अगर यशोदा का संधि विच्छेद करना हो तो आप कीजिए यशः जोर दा, क्योंकि विसर्ग उ में बदलकर यहाँ यशोदा हो जाता है। तो ये विसर्ग संधि का दो प्रमुख नियम है। पहला नियम में बतलाए हैं तालु, मूर्धा और दंत वाला। दूसरा नियम में बतलाए हैं कि विसर्ग के पहले ई वाला, और एक बतलाए हैं विसर्ग के बाद मतलब पहले साधारण यानी अ वाला। तो अ का ओ हो जाता है और हर्ष ई का दीर्घ ई में बदल जाता है। तो ये रहा विसर्ग संधि के दो नियम। इसके अलावा भी साधारण तौर पर विसर्ग र में बदल जाता है। जैसे इसका उदाहरण है दूर जोर जन, दूह जोर जन। तो यह विसर्ग र में बदल गया। किस में बदल गया? र में। और यहाँ हो जाता है दूर जन। जैसे हो गया निहि जोर गुण, तो ये हो जाएगा निर्गुण, निर्गुण यानी रेफ वाला र में बदल जाता है विसर्ग। दुर्गंध, दुर्जन, निर्गुण। कई जगह विसर्ग स्व में बदल जाता है। जैसे हो गया दुस्साहस, तो ये दुह दुस्साहस ऐसे हो जाएगा। इसके अलावा भी है कई उदाहरण, जैसे हो गया निर्धन, निर्धन हो गया। जैसे हो गया निहि जोर धन, तो निर्धन। तो आप देख पा रहे हैं कि विसर्ग र में भी बदल जाता है, विसर्ग ओकार में, और विसर्ग दीर्घी इकार में बदल जाता है। तो ये रहा आपका विसर्ग संधि। तो संधि आज समाप्त हो गया, और इस संधि में आपने सीखा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को विसरना नहीं है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उदाहरण को दोहरा लीजिए, तो आपको बनने लगेगा संधि। और संधि से संधि विच्छेद पूछा जाता है, या संधि विच्छेद से संधि करने के लिए प्रश्न बनते हैं। फिर मेरे अगले वीडियो में आप देख सकते हैं समास और सर्वनाम विशेषण, एक ही वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। तो हिंदी व्याकरण के वर्ण प्रकरण पढ़ाया, इसके बाद ये संधि पढ़ाए हैं। इसके बाद अगला हिंदी व्याकरण के समास पढ़ाएंगे, इसलिए ये समास मैंने लिख रखा है। और समास किसे कहते हैं, समास पद क्या है, समास के कितने भेद है, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए धन्यवाद।